4 जून को शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। 4 जून को आए चुनावी नतीजे और बीजेपी की अपने बूते मेजॉरिटी नहीं मिली, यानी 272 सीटों का मार्क अकेले बीजेपी नहीं छुपाई। सेंसेक्स 5% से ज्यादा टूटा, निफ्टी भी 5%, लगभग 6% गिरकर बंद हुए। निफ्टी मिड कैप 150 में 7% से ज्यादा की गिरावट और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 7.5% की भारी गिरावट देखने को मिली। इतना ही नहीं, बाजार गिरा तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर भी जैसे गाज गिर पड़ी। फायदे के फंड के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि 4 जून को इक्विटी फंड्स की अलग अलग कैटेगरीज में किस तरह की गिरावट रही। इसमें भी बड़ी बात यह है कि अब इन्वेस्टर्स को यहां से क्या करना चाहिए, ये सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले देखते हैं 4 जून को लार्ज कैप फंड्स में कैसी गिरावट रही। आईटीआई लार्ज कैप फंड्स में 9% तक गिरावट आई। बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप करीब 8%, जेएम लार्ज कैप भी करीब 8% नीचे आया है। लार्ज कैप फंड्स की कैटेगरीज की एवरेज गिरावट जो है वो 6% से ज़्यादा रही है। मिड कैप फंड्स की अगर बात करें तो एक दिन में ही आईटीआई मिड कैप 9%, क्वांट मिड कैप 8%, टॉरस मिड कैप 8% और एचएसबीसी मिड कैप 8% नीचे आ गए। मिड कैप फंड्स की कैटेगरी में औसत गिरावट 6.7% रही है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की, यहाँ भी तगड़ी गिरावट दिखाई दी है। आईटीआई स्मॉल कैप 8%, बड़ौदा बीएनपी पर स्मॉल कैप 8%, क्वांट स्मॉल कैप 8%, महिंद्रा मानू स्मॉल कैप 8% और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 7% का गिरावट का शिकार हुआ। 4 जून को स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स की औसत गिरावट 6% से ज्यादा रही है। जाहिर है कि जिन लोगों के भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट हैं, उन्हें एक ही दिन में तगड़ा झटका झेलना पड़ा है। ऐसे में ये बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि अब इन्वेस्टर्स को किस तरह की स्ट्रैटेजी पर चलना चाहिए। देखिए, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आपको अपनी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर टिके रहना चाहिए, आपको अपनी एसआईपी के साथ बने रहना चाहिए। एक्सपर्ट्स भी इसी बात की सलाह दे रहे हैं। हम किसी इंडिविजुअल ग्रुप के बारे में या स्टॉक के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। मेरी यही गुजारिश होगी कि अगर आपको मेरे रिसर्च व्यू के मुताबिक निवेश करना है तो आप म्यूचुअल फंड में ही निवेश करिए। आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए योग्य नहीं है। आपको खुद की रिसर्च करके डायरेक्ट स्टॉक लेना चाहिए। किसी की टिप सुन के, किसी की रिकमेंडेशन के ऊपर ये सब निवेश नहीं करना चाहिए। उसके लिए पता होना चाहिए कि अर्निंग विजिबिलिटी कहाँ पर स्ट्रांग है, कैश फ्लोज कौन सी कंपनियों के अच्छे आने वाले हैं, अगले कुछ क्वार्टर्स तक कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, अगले कुछ सालों तक कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है। कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, सब सारा बाजार ही टूट गया। अब बताओ कि बेहतर फंडामेंटल वाले सेक्टर्स जहां पर नजर रखनी चाहिए, ऐसे कौन से हो जो निवेशक अपनी चेकलिस्ट तैयार रखें ऐसी करेक्शन। रजत भाई, मार्केट ने जो प्राइस किया है उससे अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ देंगे, उन स्टॉक में मुनाफा बनेगा। जो मार्केट ने प्राइस किया है उससे कम अर्निंग्स ग्रोथ देंगे तो जनरली वहां पे मुनाफा उतना ज्यादा नहीं होता। इस वक्त हमें लगता है एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। डिफेंसिव सेक्टर है, 2-2.5 साल से प्राइस मूवमेंट हुई नहीं है, तो डी रेटिंग हुआ है वैल्यूएशन के ऊपर। अब इस वर्डिक्ट के जरिए ये कहना मुनासिब होगा कि सारी जो भी सरकार बनेगी वह कंजम्पशन एट द बॉटम एंड के ऊपर फोकस करेगी, तो उसका एक फायदा एफएमसीजी कंपनी को मिलेगा। इस साल बारिश अच्छी होने की संभावना है, तो रूरल एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी को भी फायदा मिलेगा। ये सारी चीजें अगर आप जमा कर ले तो मेरे हिसाब से एफएमसीजी सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सरकार की रिफॉर्म योजनाएं बहुत हैं और अभी जो हम जब तक ये करेक्शन नहीं आई थी तब तक ये सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे। तो सर, क्या ये अभी जो पावर सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, इस पे जोर देना चाहिए और यहाँ पर कोई अगर शेयर हो जो करेक्ट हो गया हो उसको रडार पर रखें, चाहे वो पावर फाइनेंसिंग कंपनियां हो या फिर रूफटॉप सोलर से जुड़ी कंपनियां या फिर सोलर सेल उत्पादक कंपनियां, क्या ये अभी आने वाले कुछ समय तक आउटपरफॉर्म कर सकते हैं? रजत भाई, अनडाउटेबली आज दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग दिखने को मिल रहा है, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस बढ़ी है,
एंड धीरे धीरे करके लोग फोसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। बट आपको ये देखना है कि आज के दाम पे कितना रिन्यूएबल एनर्जी प्राइस हो चुका है, कितना ग्रोथ हमने प्राइस करके रखा है। जहां पे आपको लगता है कि ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगी, वहीं पे निवेश करना। आज हमने रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में चाहे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हो, चाहे पावर प्रोड्यूसर हो, चाहे ट्रांसमिशन वाले हो, एक चीज देखी है कि ट्रांसमिशन साइड के ऊपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर में इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस दाम पे अपने पावर को बेचा है। और जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उनमें कई हद तक उनकी प्रॉफिटेबिलिटी गवर्नमेंट सब्सिडी की बदौलत है। सब्सिडीज हमेशा तो कंटिन्यू नहीं करेगी। तो मेरे हिसाब से ट्रांसमिशन, देन इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक, रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोड्यूसर एंड फाइनली रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इस प्रकार से आपका क्रम रहना चाहिए इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए। बिस्ता के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह ने कहा कि इन्वेस्टर्स को अपने एसेट एलोकेशन के नियम का पालन करें और उन्हें यह भी कहा कि निवेशकों को म्यूचुअल फंड्स में निवेश जारी रखना चाहिए। मेरी यही गुजारिश होगी कि अगर आपको मेरे रिसर्च व्यू के मुताबिक निवेश करना है तो आप म्यूचुअल फंड में ही निवेश करिए। आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए योग्य नहीं है। आपको खुद की रिसर्च करके डायरेक्ट स्टॉक लेना चाहिए। किसी की टिप सुन के, किसी की रिकमेंडेशन के ऊपर ये सब निवेश नहीं करना चाहिए। एक इंटरव्यू में रामदेव अग्रवाल ने भी कहा कि बीजेपी को मेजॉरिटी से कम सीटें मिलने से लगे झटके से उबरने के बाद मार्केट स्थिर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देखिए, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी शुरू करने का ये सबसे सही वक्त हो सकता है और यहाँ फिर से इन्वेस्टर्स अपनी पहले से चल रही मंथली एसआईपी में इजाफा भी कर सकते हैं। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है, वो क्या है? तो बीजेपी के लिए एक गठबंधन की सरकार चलाने की मजबूरी होगी। बीजेपी को अकेले मेजॉरिटी नहीं मिलने का मतलब ये है कि नई सरकार आने वाले वक्त में वेलफेयर प्रोग्राम्स पर खर्च बढ़ा सकती है और मास मार्केट कंजप्शन पर फोकस बढ़ सकता है। कैपेक्स से फोकस हट सकता है और ये डिफेंसिव सेक्टरों पर शिफ्ट हो सकता है। इनमें एफएमसीजी, फार्मा, टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर जैसी कंपनियां शामिल हो सकती हैं। अब देखिए, तो इस लिहाज से देखें तो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स थीमेटिक फंड्स पर नजर डाल सकते हैं। थीमेटिक फंड भी मैंने विस्तार से समझाया था आपको फायदे के फंड एपिसोड में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यहाँ इन्वेस्टर्स को एक बात और समझनी चाहिए, वो ये कि इलेक्शन नतीजों से जो भी अनिश्चितता पैदा हुई है, लेकिन जो देश की इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अभी भी मजबूत बने हुए हैं और ऐसे में एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए एक्सपर्ट यही सलाह दे रहे हैं कि उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर टिके रहना चाहिए और अपनी एसआईपी की रकम को हर गिरावट के वक्त में बढ़ाना चाहिए। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को सही मार्केट का इंतजार नहीं करना चाहिए, यानी बाजार के बॉटम आउट होने का वेट नहीं करना चाहिए। जब भी बाजार गिरे आपको और यूनिट्स खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर लंबे वक्त के लिहाज से म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स के लिए 4 जून के नतीजों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको बस इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से चलते रहना चाहिए। यही लंबे वक्त में हेल्दी वेल्थ क्रिएट करने की तरकीब है। आपको ये फायदे के फंड का एपिसोड कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।